हेलो गाइस, मैं अर्जुन सिंह। टारगेट अश्वनी क्लासेस पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ इसमें ग्रामर के टॉपिक्स रहेंगे, कुछ इसमें फ्रेजल वर्ब्स रहेगी, कुछ इसमें वोकेबलरी रहेगी। अब सबसे पहले एक बात जरा जान लीजिएगा, जितना भी मैं पढ़ाता हूँ उसको ना आप पॉज कर करके अपनी कॉपी में जरूर ऐड करें। जहाँ जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हैं उसको ऐड जरूर करें। और जितना भी हम लोग डिस्कस करेंगे ये मेरी क्लासेज में सारा का सारा हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाते हैं, चाहे वो एसएससी में पूछा गया हो, चाहे वो यूपीएससी में आया हो, चाहे वो एयरफोर्स में किसी भी एग्जाम में रहा हो। सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर के रहते हैं। तो इसलिए सब लोग पूरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। और एक बात दिमाग में रखना है, जितने भी पढ़ने वाले अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको ये सारी वीडियो हमारी शेयर करें। और टाइम वेस्ट ना करके सीधा हम लोग बात करते हैं अपने आज के टॉपिक पर। चलो आइएगा जरा। अभी सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा जो डिस्कस करने जा रहा हूं, मैं आपको आज कुछ ऐसे वर्ड बता रहा हूं जो अपने बाद में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेते। जैसे मैंने बोला, ध्यान देना, आफ्टर ऑल दीज वर्ड्स डोंट टेक एनी, इसको आप चाहे रूल का भी नाम दे सकते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, बात मुद्दा समझने का है, रूल का नहीं है। आफ्टर ऑल दीज वर्ड्स डोंट टेक एनी प्रीपोजिशन। अब मैंने एक बात बोली, जरा सामने देखिए, कोई भी प्रीपोजिशन ये अपने बाद में नहीं लेंगे, ठीक है। अब इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, जितने भी मैं वर्ड बताने जा रहा हूं, जैसे मैंने एक फॉर एग्जांपल के लिए एक वर्ड लिया, रिजेंबल, RESEMBLE। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान देना जरा, बहुत अच्छा वर्ड है। अब इसमें करना क्या है, रिजेंबल का मतलब होता है सूरत मिलना। हिंदी में क्या बोलेंगे, सूरत मिलना। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक बात जरा जान लीजिएगा, सूरत मिलने के लिए एक फ्रेजल वर्ब आया, टेक आफ्टर। क्या आया, टेक आफ्टर। अब टेक आफ्टर का मतलब भी सूरत मिलना है, ठीक है। अब ये तो फ्रेजल वर्ब हो गया। अब ये क्या बन गया, अपना आप में वर्ड बन गया, इसके साथ तो कोई प्रीपोजिशन आती नहीं। तो मैंने फॉर एग्जांपल के लिए एक वर्ड लिया, जैसे मैंने बोला यू आर रिजेंबल विद योर मॉम। अब मैंने बोला तुम्हारी सूरत तो तुम्हारी मम्मी से मिलती है। अब देखो जरा ध्यान से देखने वाली बात इसमें ये है, मैंने बोला यू आर रिजेंबल विद योर मॉम। अब देखो रिजेंबल एक ऐसा वर्ड है जो अपने बाद में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता, कोई भी प्रेपोन लेता, लेकिन फिर भी इसके साथ में क्या है, विद आया है। तो इसका मतलब विद तो यहाँ पे गलत हो गया, विद कटना चाहिए था। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यू आर रिजेंबल योर मॉम। तो पेपर में एरर कैसे आएगा, सपोज करो, अब इसको ध्यान से देखेंगे जरा, एरर तो वैसे विद की हो ही गई, पेपर में कैसे आएगा। एक तो तरीका उसका सीधा सीधा ये पूछने का हो जाएगा। अब ये एक मैं ऐसे पूछ सकता हूं, जैसे मैंने बोला यू आर रिजेंबल विद योर मॉम। अब मैंने बोला ए पार्ट में एरर या बी पार्ट में एरर है, या मेरे प्यारे बच्चों मैंने बोला सी पार्ट में एरर है, या हमारा हो जाएगा आपका नो एरर है, या हमारा डी पार्ट में हो जाएगा। अब ध्यान से सुने, ये स्पोर्टिंग एरर्स कहलाता है। तो क्या बन जाएगा, यू आर रिजेंबल विद योर मॉम। तो कहां पर गड़बड़ है, रिजेंबल के साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। इसका मतलब मुझे इस बात का पता चल गया कि सर यहाँ पर जो है ना विद नहीं आएगा। इसका मतलब कौन से पार्ट में एरर है, हमारा बी पार्ट में एरर चला गया। ये तो हमारा बन जाएगा सीधा सीधा स्पोर्टिंग एरर्स। या आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, जरा ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको बताना चाह रहा कि पेपर में एरर कैसे बन सकता है। तो जैसे मैंने बोला यू आर रिजेंबल विद योर मॉम। अब बेटा इसमें एक बात जरा ध्यान से जान लीजिएगा, मैंने इसमें ना विद को अंडरलाइन कर दिया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बना दिया। पेपर वाला कह रहा है नीचे दिए गए सेंटेंस में मैंने कुछ अंडरलाइन किया है, जो पार्ट अंडरलाइन है उसका 4 पार्ट है, 4 ऑप्शन दिया गया, उसमें छांटे कौन सा आएगा। अब मुझे पता चला रिजेंबल इन, रिजेंबल टू, रिजेंबल फॉर, या नो प्रीपोजिशन, उसके साथ में कोई भी प्रीपोजिशन
नहीं आएगा। तो मुझे एक बात का पता चला, जो रिजेंबल वर्ड है बेटा अपने साथ में कभी भी क्या नहीं लेता, ये तो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता, इसका मतलब यहाँ पे तो विद नहीं आएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका? डी बन जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलो ध्यान से सुने, ऐसे कौन कौन से वर्ड है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 तो रिजेंबल हो गया, ये जो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेते। ध्यान देंगे जरा, ये बहुत ज़्यादा खास मैं वर्ड डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसमें आपकी वोकेबलरी भी साउंड होगी और आपको ये वर्ड भी सीखने को मिलेंगे। नंबर 1 क्या हो जाएगा? रिजेंबल। नंबर 2 क्या हो जाएगा? मोटिवेट, मोटिवेट। या नंबर 3 आप कह सकते हो डिमोटिवेट, डिमोटिवेट। क्रेज, COURAGE, क्रेज। क्रेज का मतलब क्या होता है? साहस। या आप कह सकते हो नंबर 5 पे आप कह सकते हो डिस्करेज। क्या बन जाएगा? डिस्करेज, COURAGE, क्रेज और डिस्करेज। या नंबर 6 पे आप कह सकते हो रिजाइन, RESIGN। ये बड़ा बेहतरीन वर्ड है, जरा ध्यान से जान लीजिएगा। रिजाइन एक ऐसा वर्ड है, ध्यान दे, देखो इसके बारे में पूर्ण चर्चा करना चाहूंगा। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं, कुछ नहीं लेते। जब हम प्रोनाउन को पूरी डेप्थ से पढ़ेंगे तब जाके हमें पता चलेगा। अब रिजाइन एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ में प्रीपोजिशन तो लेता नहीं है, नो प्रेपो, लेकिन एक बात याद रख लीजिएगा, रिजाइन के साथ में ना आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर आएगा, REF, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अरे बोलो हाँ है ना। अब ये हमें नहीं पता सर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। जैसे आई का माई सेल्फ, वी का आर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, दे का देम सेल्फ होगा, देम सेल्फ नहीं होने का, और सी का हिमसेल्फ, और इट का इट सेल्फ, और सी का क्या हो जाएगा? हर सेल्फ, और ही का हिमसेल्फ। जैसे पेपर में कैसा आएगा? जैसे मैंने बोला दे रिजाइंड, they resigned themselves for the post। अब मुझे एक बात का पता चला, ध्यान देंगे जरा, कि रिजाइंड एक ऐसा वर्ड लिया सर ने जो अपने साथ में कभी भी क्या नहीं लेता, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता। लेकिन डिजाइन के साथ में तो मैंने फोर लगा दिया, इसका मतलब तो यहाँ पे फोर तो आएगा नहीं। अब सब्जेक्ट मेरा जैसा होगा उसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसा ही तो ना बनेगा। अगर दे है तो देमसेल्व्स आ जाएगा, अगर ही होता तो हिमसेल्फ आता, और सी होता तो हर सेल्फ आता। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो आएगा जो ये लेता है लेकिन अपने साथ में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेगा। इससे आगे मैं और भी वर्ड डिस्कस कर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको अच्छे से अपना मेंटेन कर लेना जरा। जितना पढ़ा रहे हैं देखो बात दिमाग में रखे, मैं जितना पढ़ाता हूँ आपको पढ़ना तो है ही, खुद भी रिवीजन करना है। इसका नोट्स मेंटेन करे और ऐसा पढ़ा देंगे चाहिए बाद में जाके तुम थोड़ा बहुत रिवीजन करना एकदम गर्दा उठा देंगे। आपके अंदर इतना फेथ होना चाहिए, द पावर ऑफ बिलीविंग इन योर सेल्फ, खुद में विश्वास रखना है। यू कैन डू इट, इफ यू कांट डू इट हु विल डू इट। तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? किसी के भरोसे नहीं बैठना है, एकदम खुद के भरोसे रहना, एकदम मस्त। आइएगा जरा, तो मैं आगे और वर्ड बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुने। मैं कुछ और वर्ड देखो इसमें लिया, मैंने एक वर्ड लिया टुडे। मैं कुछ वर्ड ऐसे बोलूंगा, मैंने बोला टुडे, या फिर मैंने बोला टुमारो। क्या बोला? टुडे, या मैंने क्या ले लिया? टुमारो, या यस्टरडे। टुडे, टुमारो, यस्टरडे, या एंश्योर, सुनिश्चित करना। कॉल, ये ले लो, लव, हेट, जॉइन, ठीक है। रेडिकल, उपहास उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। बेंटर होता है, जैसे बेंटर इसमें आएगा नहीं, रेडिकल। इसमें बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे जो मतलब अपने साथ में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेते, जिसमें एक दो वर्ड और मैं खास चलते जल्दी इसमें बताऊंगा इस टॉपिक के। एक वर्ड है डिस्कस, और एक है बेटा डिस्क्राइब, DESCRIBE, डिस्कस, और DESCRIBE, डिस्क्राइब। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा इसमें एक बात जरा जान लीजिएगा, ये डिस्कस जो वर्ड है ये बहुत बार पेपर में आया है। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, ध्यान दे, मैंने क्या करा, देखो मैंने एक बात बोलने की कोशिश करी, जरा सामने देखेंगे।
मैंने क्या करा, मैंने एक वर्ड लिया, इसमें द पुलिस आर, क्या बोला, द दे लिख दे दोबारा, द पुलिस, अब मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो पुलिस है, अब पुलिस अपना आप में क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जो पूरे के पूरे समूह को बताए, जो समूह को बताएगा उसके साथ में तो लास्ट में ऐसे नहीं आएगा, उसके साथ तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। सिंगुलर भी आती है, प्लूरल भी आती है, लेकिन आप मेनली याद रखो प्लूरल। जब सिंगुलर आएगी मैं नाउन पढ़ाऊंगा, आपको पूरा डिस्कस करके पढ़ लेंगे पूरा उसमें। तो देखो इसमें ध्यान दीजिएगा, द पुलिस अपना आप में पूरी की पूरी किसको बता रहा है, पूरी की पूरी पुलिस को बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, पुलिस आएगा, द पुलिस इज तो आने का नहीं। अगर आप बोलते द पुलिस मैन, अगर एक पुलिस मैन आता तो वहां पर ना पुलिस मैन के लिए आप लगाना पड़ता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो पुलिस इज ना आगे यहाँ पे क्या आएगा, पुलिस आएगा, फिर इज ना आगे क्या आएगा, आर आएगा। और डिस्कस और डिस्क्राइब कौन सा वर्ड है जो अपने साथ में क्या लेता है, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता। तो इसका मतलब यहाँ से आपको क्या हटाना पड़ेगा, यहाँ से अबाउट हटाना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया, डेलिंक्वेंट। डेलिंक्वेंट का मतलब क्रिमिनल, CRIMINAL, क्रिमिनल। या इसके लिए एक बहुत प्यारा सा वर्ड आ जाएगा, कल्प्रिट, CULPRIT। कल्प्रिट का मतलब भी क्या होता है, अपराधी होता है या बदमाश होता है। या इसके लिए वर्ड आ जाएगा गनमैन, GUN और MAN, मैन। तो क्या बन गया, गनमैन। या इसके लिए क्या आ जाएगा, हाईवेमैन, HIGHWAY और लगा दो मैन, तो क्या बन गया, हाईवेमैन। या क्या बन जाएगा, गनमैन, बदमाश है। या इसके लिए एक बहुत प्यारा सा वर्ड आ जाएगा, बैंडिट। ये मैं वोकैब इसके लिए बता रहा हूँ, बदमाश के लिए, स्कोंड्रल के लिए, या स्कोंड्रल SCOUNDREL। तो क्या बन गया, स्कोंड्रल। या क्या बन जाएगा, बैंडिट, BANDIT। बैंडिट क्वीन के नाम से फेमस है जय बैंडिट क्वीन। या डेकोइट, डेकोइट DACOIT, डेकोइट। इन सब का मतलब क्या होता है, बदमाश। या अगर मगर मत कर, सीधा बदमाश हूं तो मगर, क्या बन गया, MUGGER, मगर। तो इन सब का मतलब क्या आ जाएगा, बदमाश आ जाएगा। तो आप एक बात देख पा रहे होगे, मैंने क्या बताया कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो अपने लास्ट में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेते। आप देख पा रहे होगे ग्रामर के साथ साथ हमारी वोकैब भी साउंड हो रही है, बहुत अच्छे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, देखो बीच बीच में मैं आपको क्यों आगाह कर रहा हूँ, जब तक आप मेरे साथ में बैठ के बोलोगे नहीं तो ये समझ में आने का नहीं इतने अच्छे से। बोलते रहो तो ऐसा एकदम ट्विस्ट बना रहेगा, ठीक है। इंटरेस्ट, 2014 में एमटीएस में क्वेश्चन आया कि इंटरेस्ट के साथ में कौन सी, इंटरेस्ट से पहले कौन सा आर्टिकल आता है और बाद में कौन सा प्रेपो लेता है। तो देखो इंटरेस्ट में क्या आया, AEIOU। तो इंटरेस्ट में क्या आया, ई, तो क्या आएगा इसके साथ में, एन। तो वो विल का साउंड है तो क्या आ जाएगा, एन। तो इंटरेस्ट से पहले आएगा एन और उसके बाद में क्या आएगा, इंटरेस्ट इन। आर्टिकल लेगा एन और प्रीपोजिशन लेगा इन। चलो इससे आगे डिस्कस करते हैं, जरा ध्यान से सुने। चलो फोकस करें। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुने। आप मुझे बताइएगा कि ये ईच और एवरी में क्या अंतर है। सब लोग पढ़ते हैं, ईच माने प्रत्येक, एवरी माने प्रत्येक, कुछ तो अंतर रहा होगा भैया इसमें। देखो ध्यान दो भैया, ईच जो होता है ये अपना आप में क्या है, एडजेक्टिव भी है और ईच अपना आप में प्रोनाउन भी है। एवरी केवल आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। और एडजेक्टिव जो भी शब्द होगा वो अपने साथ, अपने बाद में तो कोई नाउन लेगा या प्रोनाउन लेगा। और जो खुद ही प्रोनाउन है, मान लो 1%, तो प्रोनाउन तो है ही ये, तो अपने बाद में थोड़ा ना लेगा वो। लेकिन जब ये एडजेक्टिव की तरह एक्टिंग करेगा फिर ये ले भी लेगा, नाउन या प्रोनाउन।
वो कंडीशन आपकी बनेगी। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुने, नाम ही नाउन है, ऑल नेम्स आर नाउन। अब एक बात जरा जान लीजिएगा, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट में पढ़ाने जा रहा, फोकस करे जरा। इसमें दो कंसेप्ट बनेंगे। देखो एक बात जरा मैं ये बताने जा रहा हूं, सबसे पहले कोई भी आप प्रीपोजिशन लोगे, मैंने पहली वीडियो में अपने भी डाला भी था, प्रीपोजिशन के बाद में आपका ना ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा। जब मैं लाइव क्लास संडे में ली थी तो आपने देखा होगा, मैंने उसमें बताया होगा कि प्रीपोजिशन कोई भी हो अपने बाद में ऑब्जेक्टिव केस लेती है, और ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग आती है। तो इसमें देखने वाली बात क्या है, देखो देखने वाली बात इसमें अब ये है, फोकस करिए जरा सामने, कि मैंने एक कंसेप्ट बोला ईच ऑफ और एवरी ऑफ और एवरी वन ऑफ। अब बेटा इसमें आप एक बात देख रहे होगे, ये जो ईच मैंने बोला है, अब इसमें क्या है, ईच अपना आप में मान के चलो, जब ये प्रोनाउन की तरह काम करेगा, जब ये प्रोनाउन की तरह काम करेगा तो इसके बाद में प्रीपोजिशन लगाना बिल्कुल संभव है। लेकिन एवरी तो प्रोनाउन बनता नहीं, तो जब एवरी प्रोनाउन नहीं बनता, ये केवल एडजेक्टिव बनता है, और एडजेक्टिव के बाद में क्या प्रीपोजिशन ऑफ आएगा? बिल्कुल कभी भी नहीं आएगा। तो एवरीवन क्या बन गया अपना आप में? इंडेफिनिट प्रोनाउन, INDEFINITE, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन बन गया। अब एक बात आप मुझे बताइएगा, जब प्रोनाउन तो बन ही गया तो इसके बाद में ऑफ लगा सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, ईच के बाद में ऑफ आ जाएगा, एवरी के बाद में ऑफ कभी नहीं आता, एवरीवन के साथ ऑफ आ जाएगा, क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन बन गया। और प्रोनाउन भी दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट एक इंडेफिनिट। जो डेफिनेट प्रोनाउन होगा उसमें निश्चित बताया जाएगा, सॉरी इंडेफिनिट प्रोनाउन दो प्रकार के होते हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। वो गलत निकल गया मुझसे, एक लिविंग होता है एक नॉन लिविंग होता है। लिविंग में क्या होगा, जिसमें सांसें चलेगी, जिसमें बड़ी लिखा रहेगा BODY या वन लिखा रहेगा, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन, एवरीवन। और नॉन लिविंग में क्या आएगा, THING, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। अब मुझे एक बात का पता चला कि जब इंडेफिनिट प्रोनाउन से सेंटेंस की शुरुआत होगी तो हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा मैक्सिमम टाइम। अब जरा ये बात मैं बताने जा रहा हूं, जरा फोकस करें। देखो अब मैंने क्या करा, मैंने एक वर्ड लिखा ईच, मैंने लिखा आइदर, नाइदर, मैंने लिखा नन या एनी या एनीवन। इसको यहां पे लिख लो इधर, एनी या एनीवन, या फिर मैंने लिखा नन। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद में मैंने यहां पर ना दो कंडीशन बनाई। एक में तो ऑफ लगाया, फिर नाउन को लगाया, नाउन या प्रोनाउन को लगाया। एक में क्या करा, मैंने सीधा नाउन बोल दिया या फिर प्रोनाउन बोल दिया। अब इसमें मुझे एक बात का पता चला, ध्यान दो, जब भी आप ईच और एवरी के साथ, आइदर के साथ जाओगे, आइदर नाइदर हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है। अगर दो में से कोई एक लेना है, दो में से क्या लेना है, दो में से कोई एक लेना है, तो हमेशा किसके साथ जाओगे, दो में से एक लेने के लिए क्या जाएगा, आइदर। और दो में से दोनों नहीं लेने तो क्या जाएगा, नाइदर। और दो से ज्यादा में से किसी एक को लेना है तो क्या जाएगा आपका, एनी या एनीवन। और दो से ज्यादा में से कोई नहीं लेना तो आपका जाएगा नन। आपने कभी भी बी ऑप्शन नन ऑफ दीज नहीं सुना होगा, हमेशा डी ऑप्शन रहता है, क्योंकि दो से ज्यादा तीन या चार कितना भी हो जाए तो अब आपका क्या जाएगा, नन ऑफ दीज। अब मुझे यहाँ पे दो कंडीशन बनी कि देखो, जब भी सेंटेंस की शुरुआत आपकी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये क्या कहलाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएंगे, विभाग सूचक। जब भी इनसे होगी तो हेल्पिंग वर्ब तो आपकी दोनों कंडीशन में आएगी सिंगुलर। तो दोनों ही कंडीशन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब आपका आएगा सिंगुलर, यहाँ पे भी सिंगुलर आएगा, और आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे भी कैसा जाएगा, आपका सिंगुलर जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, हेल्पिंग वर्ब दोनों कंडीशन में आपकी सिंगुलर जाएगी। जैसे मैं एक बात जरा बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब कैसी जाएगी, आपकी सिंगुलर जाएगी। इतना आप नोट करें जरा, एक मिनट, फिर मैं आप इसको एक मिनट के लिए नोट करें जरा, फिर मैं आगे बता रहा हूँ। इतना नोट कर लीजिएगा।
देखो ध्यान दो जरा, अब इसमें क्या हुआ, एक बात जरा जान लीजिएगा। देखो इसमें आप देख पा रहे होगे यहाँ पे कि इसमें ना ऑफ आ गया। जब ईच के बाद में तो ऑफ आ जाएगा, एवरी के बाद में ऑफ नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पर ना एवरी लिखा भी नहीं है। अगर आता तो मैं लिख लेता। तो ईच के साथ में जैसे ऑफ आता है तो आइदर के बाद भी ऑफ आया, या नाइदर के बाद, या एनी, एनीवन या नन के बाद में जैसे ऑफ आएगा तो इसके बाद में नाउन प्रोनाउन हमेशा कैसा जाएगा, नाउन प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन तो हमारा जाएगा प्लूरल। और जैसे ही ये डायरेक्ट ईच या आइदर या नाइदर लेता है या एनी, एनीवन लेता है तो इसके बाद में क्या जाएगा, इसके बाद में हमेशा नाउन प्रोनाउन सिंगुलर जाएगा। अब मुझे एक बात का पता चला, ये नाउन प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर जा रहा, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब कैसी जाएगी, इसकी दोनों कंडीशन में सिंगुलर ही जाएगी। अब ये पेपर में कैसा आएगा जरा मैं वो बताने जा रहा, जरा ध्यान से सुने। देखो मैंने एक बात बताने की कोशिश करी आपके सामने। मैं स्लाइड ही ले लेता हूं सिंपल सा। मैंने क्वेश्चन बोला, ध्यान दो, मैंने बोला ईच मैंने बोला ईच ऑफ द बॉय इज ओब्लिक आर फॉक्स, माने लोमड़ी लगा दो वाई तो लगा दिया फॉक्सी। फिर मैंने इसके नीचे लिख दिया एवरी ऑफ। फिर मैंने एक सेंटेंस ही हो गया, एक दूसरे वाला हमारा हो गया, ध्यान से सुने। मैंने बोला आइदर पेन ओब्लिक आइदर पेन्स इज ओब्लिक आर रेड। इससे पहले द लगा लिया, चलो क्या लगा दिया, द रेड। ठीक है, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। एक सेंटेंस मैंने नंबर 3 बोला, नाइदर ऑफ देम इज नॉट कैपेबल फॉर दिस पोस्ट। अब मेरे प्यारे बच्चों मैंने जो इसमें बोला है जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें मैंने क्या करा, इसमें मैंने बोला सबसे पहले देखो ईच के बाद में जो ऑफ आएगा तो इसका मतलब ये ईच किसका काम करेगा, प्रोनाउन का काम करेगा। जब ये प्रोनाउन का काम करेगा तो अपने बाद में ऑफ ले लेगा, ये तो बात सिंपल सी है। और जब सेंटेंस की शुरुआत ईच से या एवरी से होती है तो हेल्पिंग वर्ब तो हमेशा सिंगुलर आती है, आर तो आ नहीं सकता। तो ईच के बाद में आपने जैसे ऑफ लगाया तो इसके बाद में नाउन प्रोनाउन बॉय ना आके क्या आएगा, यहाँ पे बॉयज आएगा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, CHAP चैप, और चैप क्या लगा दो एस, तो क्या बन जाएगा, चैप्स बन जाएगा। जैसे ही मैंने आइदर पकड़ा तो आइदर के तुरंत बाद इसमें देखो कंडीशन सेकंड वाली है, सीधा नाउन आया है। अगर आइदर नाइदर के बाद प्रीपोजिशन नहीं आती, सीधा नाउन आता है तो वो नाउन हमेशा कैसा आएगा, सिंगुलर, प्लूरल कभी नहीं आ सकता। और हेल्पिंग वर्ब कैसी जाएगी, हमेशा सिंगुलर। दोनों ही कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब तो सिंगुलर जानी है, कभी प्लूरल नहीं जा सकती। नाइदर वाली कंडीशन ले लीजिएगा। नाइदर अपना आप में कैसा वर्ड है, निगेटिव वर्ड है। नाइदर हो, नन हो, नथिंग हो, नो वन हो, ये अपना आप में हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, अनटिल, अनलेस, सेल्डम, ये सारे के सारे वर्ड अपना आप में क्या नेगेटिव है। तो दीज ऑल वर्ड्स आर नेगेटिव, टू अवॉइड टू नेगेटिव, नो नॉट नेवर। तो नेगेटिव होने पर ये नो नॉट नेवर को तो अवॉइड ही करेगा, नहीं लेने का। तो इसमें एक बात जरा ध्यान से सुने, आइदर के बाद में क्या आया, ऑफ, तो इसके बाद में क्या आएगा, ये ऑफ अपना आप में किसका काम कर रहा है,
प्रेपो का। और जब बेटा ये प्रीपोजिशन बनेगा तो इसके बाद में कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं दे लिखता तो दे ना आगे यहाँ पे क्या आएगा, देम। और तो नाइदर की वजह से यहाँ पे लगाना क्या पड़ेगा, क्योंकि नाइदर, आइदर, ईच, एवरी या नो वन, समबडी, एवरीबडी, इंडेफिनिट प्रोनाउन का कोई भी वर्ड ले लीजिएगा, सेंटेंस की शुरुआत करेगा तो हेल्पिंग वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। यहाँ पर आर होता तो एरर बन जाती। जब नाइदर निगेटिव है तो इसके साथ में नो, नॉट, नेवर का फिर क्या काम, इसका मतलब ये तो हमारा कट जाएगा। अब बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सेंटेंस में अगर ये मैं ऐसे बोलूं, एक सेंटेंस में और बताना चाहूंगा। मान के चलो मैंने एक सेंटेंस लिखा, ध्यान देंगे, मैंने बोला एवरी डेमसेल। डेमसेल का मतलब लड़की, याद रखना आप लोग गर्ल बोलते होगे। एवरी डेमसेल इज ओब्लिक आर डेंटी। आज तो आंटी बहुत डेंटी लग रही है भैया। आंटी कैसी लग रही है, डेंटी, अट्रैक्टिव। ATTRACTIVE क्या बन गया, अट्रैक्टिव। अरे बोला तो करो, तुम तो बीच में सो सी गए भाई, बोलना भी है। तो डेंटी का मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव। अब एवरी डेमसेल, अगर एवरी अपने आप में एडजेक्टिव है, अगर एवरी अपना आप में एडजेक्टिव है, क्योंकि एवरी के साथ में आप ऑफ तो लगा नहीं सकते। जब ये ऑफ नहीं लेगा तो इसका मतलब ये प्रोनाउन की तरह एक्टिंग नहीं करेगा। जब ये एडजेक्टिव बनेगा तो अपने बाद में क्या लेगा, नाउन। और नाउन भी कैसा लेगा, सिंगुलर। कैसा नाउन लेगा, सिंगुलर लेगा। और तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने भी तो डेमसेल बोला, मैंने कौन सा डेमसेल्स बोला। अगर आप डेमसेल्स बोलते तो इसका मतलब यहाँ पर ही डेमसेल्स ना आगे क्या आएगा, डेमसेल आएगा। और इसका मतलब यहाँ पे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ई जाएगा, आर नहीं आने का। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, GIRL, गर्ल, गर्ल के लिए डेमसेल बोला, तो लड़की के लिए एक बहुत प्यारा सा वर्ड है गैल। वाट ए गैल, क्या लड़की है। तो क्या बोलेंगे, वाट ए लेस। लास नहीं बेटा, लेस। लेस का मतलब क्या होता है, LASS, लड़की। या MISS, मिस। मिस का मतलब भी क्या होता है, लड़की। या इसके लिए एक बहुत प्यारा सा वर्ड आ जाएगा WENCH, विंच। इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, लड़की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सारे के सारे वर्ड ये किसके लिए है, लड़की के। अब मेरे मुंह से मान लो लास्ट वर्ड निकल गया, अब इस लास्ट पे मैं बताना चाहूंगा। आप कुछ भी तो कमेंट देखो, जो पढ़ने लायक बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा होगा, तो पढ़ने वाला अच्छा बच्चा जो होगा अच्छे कमेंट करेगा। तो अच्छा कोई कमेंट करो, कुछ नहीं आ रहा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, आपको मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा बताने की। ऐसा नहीं है कि बताएंगे नहीं, बिल्कुल पक्का बताएंगे, लेकिन जायज़ क्वेश्चन आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फालतू का एक्स्ट्रा कमेंट्स कर रहे हैं। ज़रा ध्यान से सुने, मैंने एक बात बताई, जैसे मेरे मुंह से लाश निकला। बेटा लाश भी दो प्रकार की होती है, ये लाश है, ठीक है। अब ये एक आदमी की लाश होती है, एक जानवर की लाश होती है, एक अकेली लाश होती है। लाश को कैडेवर कहते हैं, CADAVER, कैडेवर। कैडेवर का मतलब क्या होती है, लाश। क्या बनता है, लाश। तो कैडेवर का मतलब तो डेड बॉडी बोल दूं। डेड बॉडी का मतलब लाश हो गया। अगर ये आदमी की लाश है, इसको कोर्प्स बोलते हैं, ह्यूमन बीइंग डेड बॉडी, HUMAN ह्यूमन, और BEING बीइंग, ह्यूमन बीइंग डेड बॉडी। ह्यूमन बीइंग डेड बॉडी को बोलेंगे कॉर्प्स, CORPSE, कॉर्प्स, ठीक है। अगर आप बोलते हो एनिमल डेड बॉडी, क्या बोलते हो, एनिमल, क्या बन जाएगा, एनिमल, एनिमल डेड बॉडी। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात जरा देखो, एनिमल जो डेड बॉडी होगा, कल रात में कार लेके जा रहा था, मेरे से केस हो गया, कोई याद करने का तरीका है, हुआ नहीं, तो कभी सोचो कि हो गया। कल रात में कार लेकर जा रहा था, मेरे से केस हो गया कि हिरन का बच्चा कार के नीचे आ गया, कार से हुआ केस, तो वर्ड बन गया कारकस। क्या बन गया भैया, कारकस, CARCASS। कारकस का मतलब क्या होता है, ये होता है एनिमल का डेड बॉडी। और ये जो हो जाएगा ह्यूमन बीइंग डेड बॉडी, इसको कॉर्प्स बोलेंगे। और मेरे से एक गलती होगी जो मैं करने जा रहा, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या गलती करी, मैंने करा जो CADAVER था, इसमें मैंने OUS लगा दिया। अब ये क्या बन गया, कैडेवरस। जब किसी वर्ड का सफिक्स OUS होता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन गया, एडजेक्टिव। अब इसका मतलब कैडेवरस का जो मतलब होता है, ये क्या होता है, देखो कैडेवरस का मतलब होता है आदमी डर से पीला पड़ गया एकदम से। कैडेवरस का मतलब होता है डर से पीला पड़ जाना एकदम से।
तो इसका मतलब क्या हो जाता है, डर से पीला पड़ जाना, तो डर से पीला पड़ जाना क्या बन गया, कैडेवरस। इसके लिए एक वर्ड आ जाएगा जी से, GRISLY, ग्रिजली, या एक वर्ड आ जाएगा आप कह सकते हो घैस्टली, GHASTLY, घैस्टली का मतलब भी डर से पीला पड़ जाना। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो डर से पीला पड़ने के लिए कौन कौन से वर्ड है, घैस्टली, या आप कह सकते हो ये कैडेवरस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलो इससे आगे चलते हैं, जरा ध्यान से सुने। एक वर्ड होता है, मैं आपको बता के चलूं, ये मैं 2-3 वन वर्ड करवाऊंगा अब इसमें। ये जब इसकी बात आएगी, डेड बॉडी वगैरह की बात आएगी, तो डेड बॉडी के लिए अक्सर आपने देखा होगा जब कोई आदमी मर जाता है तो मरने पर उस पर क्या लगाया जा, सबसे पहले तो जब मर जाता है उसको क्या बोले, उसको कफन उड़ा दो। तो कफन के लिए एक वर्ड आया सराउड, SHROUD, सराउड का मतलब कफन। इसके लिए एक वर्ड आया वाइंडिंग सीट, WINDING, वाइंडिंग सीट, SHEET। आप देख पा रहे होगे हम लोग ग्रामर से थोड़ा सा वो कैब की तरफ चल रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, वाइंडिंग सीट और सराउड। ये जो वाइंडिंग होता है, वाइंडिंग का मतलब अकेला घुमावदार होता है, लेकिन मैंने इसमें क्या करा, सीट लगा दिया। तो सीट को इधर भी घुमाया, इधर भी घुमाया, नीचे ऊपर। मुझे क्या पता जो अंदर आदमी लेटा हुआ है उसमें, वो कफन के अंदर वो आदमी जिंदा है या मरा हुआ है। तो मेरे लिए एक तरीके से सीक्रेट है। तो SSC ने जो इसको ऑप्शन पूछा था वो सीक्रेट डाल दिया था, सीक्रेट। तो SSC ने डाला था भैया, मैंने नहीं डाला। तो इसका मतलब रहस्य भी होता है और कफन भी होता है। तो मुझे एक बात का पता चला, जरा ध्यान से सुने। मैंने अकेला वाइंडिंग उठाया, तो वाइंडिंग का मतलब क्या होता है, वाइंडिंग का मतलब घुमावदार। तो आप लोग सुनोगे जिग जैक, बोलो जिग जैक, बोलना भी है, एक सांस ना लगे नहीं रहना, ठीक है। प्रेशर लेके पढ़ोगे ना तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी भैया, थोड़ा सा एकदम मस्ती में पढ़ना है, ठीक है। बीच बीच में आप अपना खाने पीने का अपना सामान रखिए, केला मिल जाए तो केला जरूर ले, ठीक है। केले में 1.5 घंटे की एनर्जी होती है, 90 मिनट्स का कैलोरी वो देगा आपको। केले को बनाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, BANANA, बनाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं। चलो केले की बात है, साला केला ही पढ़ा देंगे। तो केले को बोलते हैं प्लेंटेन, क्या बोलते हैं, प्लेंटेन, PLANTAIN। प्लेंटेन का मतलब बनाना और प्लेंटेन्स का मतलब हो जाएगा बनानाज। केले का रासायनिक नाम जो होता है वो प्लेंटेन होता है, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करा जाएगा, सीधा टॉपिक पे ही बात करी जाएगी, फालतू की कोई कमेंटबाजी बिल्कुल नहीं होगी, एकदम मस्त तरीके से पढ़े। तो वाइंडिंग का जो मतलब है, मैं आपको बता के चलूँ, वाइंडिंग का मतलब घुमावदार। तो इसके लिए एक वर्ड आ जाएगा जिक जैक। तो जिक जैक का मतलब भी क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा। या इसके लिए एक वर्ड आ जाएगा मियंडर, MEANDER, क्या बन गया, मियंडर, ये एन है बेटा। तो मियंडर का मतलब भी घुमावदार। हम लोग मंदिर जाएंगे घुमावदार रास्ते से, कौन से मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, तो क्या बन गया, डेवियस, DEVIOUS। तो डेवियस का मतलब भी क्या हो गया, घुमावदार। तो आप कह सकते हो डेवियस, या आप एक बात मुझे और बता सकते हो, इसके लिए एक वर्ड टोर्टस, TORTUOUS, टोर्टस। टोर्टस का मतलब भी घुमावदार। या एक बहुत प्यारा सा वर्ड डाल देता है सर्किटस, CIRCUITOUS। पेपर वाला देखो सर्किटस की स्पेलिंग पूछता है बार बार, ध्यान रखना जरा। CIRCUI तो आएगा, ये आई आएगा, लेकिन याद रखना CIRCUITEOUS। भैया ना तो ई आएगा, बोलो हाँ ना तो ई आएगा और ना यहाँ पर आई आएगा, ना ई ना आई, तो टी के बाद आना था OUS। बोले यस और नॉट, ये याद रखना है। अब मुझे एक बात का और पता चला, ध्यान से सुने, कि जैसे मैंने किस पे गया, कफन पे गया। फिर कफन के बाद जब आदमी मर जाता है तो आप लोग क्या सुनोगे, चलो भाई इसकी अर्थी लगा दो। तो अर्थी के लिए एक वर्ड आ जाएगा बायर, BIER, बायर माने अर्थी। अब आप लोग एक बात देखोगे, जब आदमी को लेके चलते हैं हिंदू धर्म में, तो एक वो बोलते हैं राम नाम सत्य है, उसको बोलते हैं शव यात्रा। इसमें एरर आती है। ये एरर कैसे आएगी जरा ध्यान दे। अगर आप शव यात्रा बोलते हो तो शव यात्रा के लिए एक वर्ड आया फुनरल, FUNERAL। फुनरल के साथ में याद रखना, कभी भी नेवर एवर फुनरल वर्ड डोंट टेक सर्विस, SERVICE। तो फुनरल के साथ में क्या नहीं आएगा भैया, सर्विस। तो आप वहां पे शव यात्रा में सर्विस करने थोड़ा ना जा रहे, तो याद रखना कभी भी नहीं आएगा। ये एग्जाम में कैसा आएगा जरा वो देखें।
मैंने क्या क्वेश्चन बना, लास्ट नाइट आई अटेंडेड द funeral, ये बी पार्ट बना दिया और लास्ट में लगा दिया सर्विस, ये हमारा सी पार्ट, और नो एरर हो जाएगा हमारा डी पार्ट। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जरा आप मुझे बताइएगा लास्ट नाइट का मतलब क्या है। कल रात के बारे में बात कर रहे हैं, तो पास्ट में बात गई, और पास्ट में गई तो अटेंड का अटेंडेड हो गया, तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अटेंड्स तो आ नहीं सकता था, तो फुनरल के साथ में क्या आप यहाँ कभी भी सर्विस लगाओगे, कभी नहीं आएगा। फुनरल के साथ में कभी भी सर्विस नहीं आएगा। इसका मतलब कौन से पार्ट में एरर थी, सी पार्ट में एरर थी। आप मेरी बात पकड़ पा रहे? जो मुझे 3 वन वर्ड देने थे, जरा 3 वन वर्ड देखे जरा जल्दी जल्दी से, जो एग्जाम में बार बार आते हैं, जरा ध्यान देना, जरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेपर में कोई भी एग्जाम आप दे लेना, उसमें भर भर के पूछेगा इसको। अक्सर ये सीपीओ मेंस में आया, सीजल में आया, ये कई बार मैंने देखा है। क्वेश्चन क्या है, मैंने बोला मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी। BODY। एक क्वेश्चन तो ये बन के तैयार होगा वन वर्ड का। एक ये हो जाएगा अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। कीप का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, केप्ट, क्योंकि जब पैसिव वॉइस में आप जाओगे तो हमेशा क्या लेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। जब एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगा पूरा क्लियर करके पढ़ा दूंगा बेटा। तो क्या बन गया, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, और एक बन जाएगा अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन। देखो जब कोई आदमी मर जाता है तो उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको रख देता है डेड बॉडी को। इसमें जरा ध्यान से सुने, मैंने क्या बोला, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी। डेड बॉडी हो गया, कोई मर गया आदमी, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जा रहा, तो अक्सर आप बोलते हो पोस्टमार्टम, लेकिन मैंने बोला ऑटोप्सी, AUTOPSY। ऑटोप्सी का मतलब क्या होता है, पोस्टमार्टम। ये किसका सिनोनिम्स है, पोस्टमार्टम का, POSTMORTEM। पोस्टमार्टम का सिनोनिम्स क्या बन जाएगा, ऑटोप्सी। तो बेहतरीन वर्ड कौन सा मिला सीखने को आपको, ऑटोप्सी, AUTOPSY। बोला हाँ ना। जहां पे डेड बॉडी रखी जा, जिसको शवगृह कहते हैं, मोर्चरी, MORTUARY, क्या बन गया, मोर्चरी। तो मोर्चरी हो जाएगा डेड बॉडी के लिए। या एक वर्ड आ जाएगा मोर्ग्यू, MORGUE, तो क्या बन गया, मोर्ग्यू। तो मोर्ग्यू का मतलब भी क्या होता है, मोर्ग्यू का मतलब होता है जहां पे उसको रखा जाता है पहचान के लिए। जल्दी जल्दी से देखो जरा इसको। अब इसमें एक बात जरा लास्ट जान लीजिएगा, इसको याद कैसे करेंगे। इसको याद ऐसे करेंगे कि भैया मर गया यू, अब इसको ले जा लो, इसकी पहचान कर लो, जिसका है उसको ले जाओ, बोलो मर गया यू, तो क्या बन गया, मर गया यू। तो मर गया यू से क्या बन जाएगा भैया, मोर्ग्यू, क्या बन गया, मोर्ग्यू। तो मोर्ग्यू होगी इसकी पहचान, जिसका वो ले जा लो, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा मोर्ग्यू, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, शव ग्रह, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोर्चरी। और जहां पर उसका किया जाता है वो पोस्टमार्टम, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑटोप्सी। तो तीनों के तीनों वर्ड वन वर्ड ना भर भर के पूछता है एग्जाम में। तो इसलिए इस वीडियो में हम आज इतने रखेंगे। तो इस वीडियो में चलते चलते एक थॉट मैं आपको सुनाना चाहूंगा, मोटिवेशन थॉट। देखो एक थॉट से पहले एक लाइन है, अक्सर मैं इसको कभी कभी सोचता हूं तो बहुत अच्छा भी लगता है। देखो, बिखरने मत देना अपना आपको किसी भी हाल में। अरे बिखरने मत देना अपना आपको किसी भी हाल में। यहां तो लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं, तो बिखरने मत दो कभी भी किसी भी कंडीशन में। बस दिमाग में इतना रखना है, वी मस्ट प्रूव टू अवर सेल्फ बाय हुक्स बाय क्रूक्स। कुछ भी हो जाए अपना आपको प्रूव करना है। चलो
आज के लिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें बेल आइकन जरूर दबाएं। ओके।